गांधीनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में एक बड़ा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर मजमा लगा रहता था। गर्मियों के मौसम में ये सारा मजमा बलदेव की पेप्सी की दुकान पे लगा रहता था। अरे बलदेव चाचा जान, मुझे नारंगी वाली पेप्सी दे दो, मुझे पीली वाली और मुझे सुर्ख वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को बलदेव की पेप्सी बेहद पसंद आती थी और बलदेव पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। फिल्टर वाला पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरा करता था। बलदेव की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत फरोख्त हुआ करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा माल खत्म हो जाया करता था। अरे चाचा जान, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गए, अब कल आना। बलदेव की दुकान के रूबरू पवन की दुकान थी। पवन आइसक्रीम फरोख्त करता, लेकिन गर्मी होने के बावजूद उसकी आइसक्रीम फरोख्त नहीं हो रही थी। मालूम नहीं ये बलदेव अपनी पेप्सी में क्या मिलाता है, जो सारे गांव वाले सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं। 1 रुपये वाली पेप्सी में आखिर क्या जायका होगा? मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। जायका का तो इल्म नहीं, लेकिन वो आइसक्रीम से सस्ती है, शायद इसलिए वो ज्यादा फरोख्त होती है। हाँ, मुमकिन है। क्यों ना आप भी पेप्सी फरोख्त करना शुरू कर दो? अरे लेकिन पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की क्या जरूरत है? बाजार में कई सारी कंपनियां पेप्सी फरोख्त करती है। आप भी उनसे खरीद कर फरोख्त कर सकते हो। सोच लो, काफी मुनाफा होगा। वैसे तरकीब तो अच्छी है। कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह पवन शहर से ढेर सारे जूस वाली पेप्सी ले आया और उसने वो सब अपने फ्रिज में रख दिए। अच्छा किया, अब बाहर एक तख्ती लगा दो कि यहाँ पेप्सी मिलेगी। ठीक है। पवन ने एक तख्ती पर लिखा कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये तख्ती अपने दुकान की बाहर लगा दी। कुछ देर बाद एक छोटे बच्चे ने वो तख्ती पढ़ी। यहाँ पेप्सी मिलेगी? चाचा, कौन कौन से रंग की है? हर रंग की है। तुम्हें कौन सी चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक पीली वाली और एक नारंगी वाली चाहिए। पवन ने उस बच्चे को 2 पेप्सी के पैकेट थमा दिए। वो बच्चा वहीं खड़े खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो, एक और पेप्सी मेरी तरफ से मुफ्त। जाकर अपने दोस्तों का भी इत्तला करना, मेरी दुकान में पेप्सी मिलती है। हाँ चाचा जान, जरूर इत्तला करूँगा। और पवन की ये तरकीब काम कर गई। वो बच्चा दौड़ते हुए गांव में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है। मुझे भी 2 नारंगी वाली चाहिए और मुझे 3 सुर्ख वाली। पवन ने सबको पेप्सी दे दी और बस तब से कई लोगों ने पवन की दुकान से पेप्सी खरीदी। आज तक गांव वालों ने बस बलदेव की ही पेप्सी चखी थी, लेकिन आज उन्हें कंपनी का जायका अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली मर्तबा पी रहा हूँ। और भी कई जायके हैं, नींबू पानी, काला खट्टा, नारंगी, गुलाब। वाह, बहुत खूब। अब तो रोज अलग अलग जायके चख सकते हैं। पवन के पेप्सी फरोख्त करने की वजह से बलदेव की दुकान पर खरीदारों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। पवन ने नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है। इससे गांव वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सब लौटेंगे। बलदेव खुद को तसल्ली दे रहा था। अगले कुछ रोज तक पवन की दुकान पर पेप्सी के लिए मजमा लगा रहा और यहाँ बलदेव का कारोबार कम हो गया था। गांव के सरपंच बलदेव की दुकान पर आए। क्या हुआ बलदेव, आज परेशान मालूम होते हो? अब क्या बताऊं चचा जान, पवन शहर से पेप्सी लाकर फरोख्त कर रहा है। अब तो मेरे खरीदार कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये बस कुछ ही रोज की बात है। किसी भी नई चीज के पीछे गांव वाले दौड़ पड़ते हैं। तुम्हें तो इल्म है, सब्र रखो, सब दुरुस्त हो जाएगा। और मुझे यकीन है तुम्हारी पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से बेहतर ही होगी। अब एक काम करो, मुझे 50 पेप्सी दे दो। आज शहर से मेरे पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है चचा जान। बलदेव ने सरपंच जी को
50 पेप्सी दे दिए और वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। बलदेव अभी भी मायूस था। सरपंच जी अपने घर पहुँचे और उन्होंने अपने पोते को एक पेप्सी दी। अब्बा, ये पेप्सी अच्छी नहीं होती है, इनमें इतनी मिलावट होती है जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बेटा, ये पेप्सी हमारा बलदेव खुद बनाता है, बगैर मिलावट, साफ तरीके से। इसे तो हम कई सालों से पी रहे हैं, अभी तक तो कोई बीमार नहीं हुआ। देखो जरा, सरपंच जी ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दे दी और उसने वो चखी। वाह अब्बा, ये तो काफी उम्दा है। सरपंच जी के घर आए हुए सारे मेहमानों ने वो पेप्सी पीनी शुरू की। कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। अब्बा, आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और ले लेती हूँ। बाजार में तुझे बलदेव की दुकान नजर आएगी, जिसमें बड़ा फ्रिज होगा, उसी की दुकान से। मैं लेकर आती हूँ। नेहा बाजार पहुंची तो वो बलदेव और पवन की दुकान में कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दुकान है। शायद जिस दुकान पर मजमा लगा है मुझे वहीं जाना चाहिए। नेहा पवन की दुकान में गई। मुझे 20 पेप्सी देना। जैसे ही पवन ने फ्रिज से पेप्सी की पैकेट निकाली तो नेहा ने इनकार कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, लेकिन ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वहाँ खड़े एक शख्स ने नेहा से पूछा, बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर के कारखानों में बनती है। वहाँ इन्हें बनाने के लिए कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो नुकसानदेह है और जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको बलदेव भाईजान की पेप्सी लेनी है, उनकी दुकान सामने है। नेहा वहाँ से चली गई, लेकिन आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी का जिक्र करने लगे। नेहा ने बलदेव की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वो घर चली गई। केमिकल वाली पेप्सी की बात गांव में आग की मानिंद फैल गई और सारे वालिदैन ने बच्चों से पवन की दुकान की पेप्सी लेने के लिए मना कर दिया। आज से पवन चचा की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों अम्मा? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल हैं। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुम्हें सुई लगेगी। ना बाबा ना। लोगों को बलदेव की ईमानदारी समझ आ गई और एक बार फिर बलदेव की पेप्सी फरोख्त होने लगी। पवन की दुकान से कोई भी पेप्सी नहीं खरीद रहा था और थक हार कर पवन ने पेप्सी फरोख्त करनी ही छोड़ दी। नेहा ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया और सब कुछ पहले की मानिंद हो गया। बीजापुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव के ज्यादातर लोग ज़राअत का काम किया करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके पास कोई आबाई जमीन नहीं थी। जैसे मोहन एक गरीब शख्स था जो यहाँ वहाँ छोटे बड़े काम कर लिया करता था। कभी किसी के खेतों में मजदूरी तो कभी किसी गोदाम में मजदूरी। एक रोज मोहन घर लौटा तो उसकी बीवी मालती बेहद खुश थी। क्या हुआ? मैंने आपके लिए नया काम तलाश कर लिया है। पगार 6000 है। इतना? लेकिन कहाँ? बगल वाले गांव में एक पानी पूरी बनाने का कारखाना खुला है। उस कारखाने वाले को काम करने के लिए लोग चाहिए। मेरी बाजी ने आपके लिए वहाँ बात कर ली है। वाह, ये तो बढ़िया है। अब हम लोगों को किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होगी। यकीनन। मैं कल से ही काम पे जाऊंगा। हाँ। अगली सुबह मोहन काम के लिए खुशी खुशी निकला। वो कारखाना पहुंचा। वहाँ 2-3 और लोग थे और मालिक उन सबको काम समझाने लगा। ये देखो, अब इस मशीन में 10 किलो आटा, 100 ग्राम नमक और 2 लीटर पानी डालना है और ये बटन दबाना है। इससे ये मशीन आटा गूंदने लगेगी। आटा गूंदना तो हाथ से भी मुमकिन है ना, तो इसके लिए मशीन की क्या जरूरत है? मुमकिन तो है, लेकिन जब हमें ज्यादा तादाद में काम करना हो तो हर काम के लिए मशीन ही काम आसान बनाती है। जी, गौर से देखो, हरे बटन से मशीन शुरू होती है और लाल से बंद। ठीक है मालिक,
फिर गूंदे हुए आटे के गोले बनाकर इस दूसरी मशीन में डालना है। इस मशीन से आटा चपटा होता है और गोल गोल बनकर निकलता है। जी, और फिर इन पानी पूरियों को बस तलने वाली मशीन में डालना है और जैसे ये फूल जाएं, इन्हें बाहर निकालना है और फिर इस आखिरी मशीन की मदद से पूरियों को प्लास्टिक में पैक करना है। किशोर, तुम आटे गूंदने की मशीन पे जाओ। विवेक, तुम चपाती बनाने वाली मशीन पर। सहदेव, तुम पूरी तलो और मोहन, तुम पैकिंग करो। हर हफ्ते तुम लोग अलग अलग मशीन पे काम करोगे। दिन में 6 घंटे की ड्यूटी है बस। ठीक है मालिक। और बस उस रोज से मोहन दूसरे लोगों के साथ उस पानी पूरी के कारखाने में काम करने लग गया। मोहन और मालती बेहद खुश थे। अब उन्हें पैसों की और खाने की परेशानी नहीं थी और महीने के आखिर में मोहन की तनख्वाह आने वाली थी। मोहन भी हंसी खुशी कारखाने में काम करने लगा। धीरे धीरे वो पानी पूरी की पूरियां बनाना सीख गया था। अगले 6 माह तक मोहन आराम से पानी पूरी के कारखाने में काम कर रहा था। फिर एक रोज कारखाने का मालिक परेशान होकर कारखाने में आया। कल से तुम सबको काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों मालिक? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तुम सबकी तनख्वाह के लिए। मेरे कई कारोबारियों ने पैसे नहीं चुकाए। पिछले 2 माह से मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब आगे मैं नहीं कर पाऊंगा। कल से तुम सब कोई और काम तलाश लो। ये सुनकर सारे मजदूर मायूस हो गए और मोहन भी। मोहन को फिर से छोटे बड़े काम करने पड़ेंगे और पैसों की किल्लत भी झेलनी पड़ेगी। इस ख्याल से ही उसका दिल बैठ गया। खैर, मोहन घर आया और उसने ये सारा वाकया मालती को बताया। आप फिक्र मत कीजिए, आपको कोई और काम हासिल हो जाएगा। मोहन मायूस था। अगले कुछ रोज तक मोहन काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहा और उसे कहीं कोई मुलाजमत नहीं हासिल हुई। वो मायूस हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं? मुझे और कोई काम आता भी तो नहीं है सिवाय पानी पूरी के पूरी बनाने के। तो आप वही क्यों नहीं करते? मैं समझा नहीं। आपको पानी पूरी बनाना आता है और मुझे रगड़ा और पानी बनाना। हम दोनों मिलकर पानी पूरी का ठेला लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन गांव में इतने सारे पानी पूरी के ठेले तो हैं, फिर लोग हमारी पानी पूरी क्यों खाएंगे? हम दाम कम रखेंगे और क्या। 10 रुपए के बजाय 8 रुपए की प्लेट करें तो? उससे भी बेहतर अगर हम 1 रुपए की पानी पूरी फरोख्त करें तो? 1 रुपए की कैसे फरोख्त कर सकते हैं? 1 रुपए की एक पानी पूरी, खरीदार जितनी मर्जी खाए। तो क्या हमें मुनाफा होगा? हाँ, होगा ना। हम पुरिया खुद बनाएंगे और बाकी सारा सामान भी। हमें तकरीबन आधा मुनाफा होगा। तो फिर देर किस बात की, कल ही कोशिश करके देखते हैं। अगली सुबह मोहन और मालती अपने काम में जुट गए। मोहन पूरियां बनाने लगा और मालती रगड़ा और पानी बनाने लगी। मोहन अपने काम में माहिर था। उसने बगैर मशीन के भी अच्छी पूरियां बनाई थी और मालती भी अच्छी बावर्ची थी। उसने भी जायकेदार रगड़ा और पानी तैयार कर लिया। अब सब कुछ तैयार है। शाम में ही आगाज करते हैं। 1 रुपए की एक पानी पूरी का। यकीनन। एक चीज बची है। मोहन ने एक तख्ती बनाई जिस पर लिखा था 1 रुपए की पानी पूरी। यह अच्छा है। शाम को मोहन और मालती ने बाजार के किनारे अपनी पानी पूरी का ठेला लगाया और वो तख्ती भी लगा दी। उस तख्ती को देखकर एक बच्ची उनके पास आई। 1 रुपए की पानी पूरी, वाकई? हाँ, 1 रुपए की एक पानी पूरी। अरे वाह! बच्ची ने अपने पैसे देखे। मेरे पास 4 रुपए हैं। मुझे 4 रुपए की पानी पूरी दीजिए। मोहन ने उस बच्ची को 4 पानी पूरी दिए। वाह, बहुत खूब है चाचा। मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। उस बच्ची ने पानी पूरी खाई और दौड़ पड़ी। कुछ देर में वो कई और बच्चों को अपने साथ ले आई। मुझे 2 पानी पूरी चाहिए। मुझे 3। मुझे 5। मोहन और मालती ने बच्चों से पैसे लिए और उन्हें पानी पूरी दे दी। बच्चे पानी पूरी बड़ी मजे से खा रहे थे।
बच्चों के बाद कुछ और बड़े लोग भी मालती और मोहन के पास पानी पूरी खाने के लिए आ गए। वाह, ये पूरियाँ तो बड़ी जायकेदार हैं। मजा आ गया। इतनी जायकेदार और सस्ती पानी पूरी शायद ही कहीं होगी। लोग 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए टूट पड़े। मालती और मोहन पानी पूरी बनाए जा रहे थे और लोग खा रहे थे, और खरीदार तब तक थे जब तक उनकी सारी पानी पूरी खत्म नहीं हो गई। बाप रे, मुझे नहीं मालूम था कि इतने अफराद आएंगे। मुझे भी। और जब उनका तवज्जो पैसों की जानिब गया तो पैसे देखकर वो दोनों खुश हुए। काफी अच्छी कमाई हुई है आज। हाँ। अगले रोज मालती और मोहन ने ज्यादा पानी पूरी बनाई और पिछले रोज की तरह आज भी 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए खरीदारों की कतार लग गई और कुछ ही घंटों में उनका सारा सामान खत्म हो गया। 1 रुपए की जायकेदार पानी पूरी ने तहलका मचा दिया था। ग्राहकों को जायकेदार के साथ साथ दाम भी अच्छा लग रहा था और मालती और मोहन की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। उन दोनों की माली हालत ठीक हो गई थी और देखते ही देखते मोहन ने अपना पूरियों का कारखाना खोल लिया। लेकिन उसने 1 रुपए की पानी पूरी बंद नहीं की। आज भी उसकी दुकान पर 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए हुजूम लगा रहता है। 1 रुपए की पानी पूरी की तरकीब ने मोहन और मालती को अमीर बना दिया। अब वो बहुत ज्यादा खुशहाल थे और ये सब 1 रुपए की पानी पूरी की वजह से। किसने सोचा था कि एक छोटी सी तरकीब इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। ये कहानी है मेहनतपुर नाम के गांव की, जहां सखाराम अपने खानदान के साथ रहता था और अपना एक भोजनालय चलाने का काम किया करता था। सारे मजदूर और गांव वाले सभी सखाराम के भोजनालय में भोजन करके अपना अपना काम किया करते थे। एक दिन एक आदमी सखाराम के भोजनालय में भोजन करने के लिए आया। बताइए भाई साहब, क्या खाएंगे आप? आपके होटल में क्या है बताइए। आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, मेथी पराठा, गर्मा गर्म शीरा, चना मसाला, पनीर मसाला, पनीर 2 प्याजा, सेव टमाटर नु साग और मिठे गुलाब जामुन, साथ में थोड़ी सी लस्सी। बताइए क्या खाएंगे आप? आपकी आवाज सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। जो सबसे अच्छा बनता है वो बनाकर दे दीजिए। अरे ओ, कुंदन साहब के लिए चना मसाला और मखनी नान परोस दो, साथ में लस्सी भी दे देना। मजा आएगा, मजा आएगा। जल्दी लाओ। जैसे ही कुंदन ने दिनेश को खाना परोसा, नीलेश बड़े चाव से सारा लजीज खाना खाने लगा। खाना खत्म करते ही नीलेश ने कहा, खाना बड़ा ही खूब था, लाजवाब था। अरे वाह, मजा आ गया। ये होता है असली खाना, वरना मेरी बीवी जो बनाती है उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं होता। उसे तो मैं गली के कुत्तों को खिलाता हूँ और वो बेचारे अगले दिन वो सारे कुत्ते बीमार हो जाते हैं। इस होटल में खाने के साथ नींबू पानी भी मिलता है। कुंदन भाई, जरा मीठा लाना। अरे रुको, वो पानी तुम्हारे हाथ धोने के लिए, पीने के लिए नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे हमने तो अभी तक यही सुना था कि नींबू को पानी में निचोड़ कर पीते हैं, ना कि उसमें हाथ धोते हैं। फिर आप गलत जगह पर आ गए। आपको किसी सस्ते से होटल में जाना चाहिए। बिल पे कीजिए और जाइए यहाँ से। कुंदन ने नीलेश के पास आकर उसे एक पर्ची थमाई, जिसे देखकर नीलेश के होश उड़ गए। ये क्या है? चना मसाला 300 रुपए और नान 70 रुपए। नहीं भाई, मैंने कोई पार्सल नहीं करवाया है। इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? भाई साहब, ये पार्सल के पैसे नहीं, बल्कि जो तुमने खाए हैं उसके पैसे हैं। इतना तो मेरा रोजगार भी नहीं है, और इतना महंगा खाना अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ी ना खाता। नीलेश अपने जेब से 100 रुपए निकाल कर कुंदन के सामने रख देता है। कुंदन गुस्से से अपने मालिक सखाराम को आवाज लगाता है। मालिक, इस शख्स के पास तो पैसे ही नहीं है। इसका बिल पूरा 700 रुपए है, मगर ये सिर्फ 100 रुपए देकर हमें टरकाने की जुर्रत कर रहा है। नीलेश की बात सुनकर सखाराम गुस्से से वहाँ आ जाता है। तुम्हारी जेब में अगर फूटी कौड़ी नहीं थी तो क्या जरूरत थी यहाँ पे आने की? तुम्हारे जैसे लोगों को कोई हक नहीं है इस होटल में आने का। जल्दी से पैसे निकाल, नहीं तो मैं तुम्हारा मार मार कर भरता बना दूंगा।
अजीब बदतमीज आदमी हैं आप। अब आप तो ग्राहकों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी उसके साथ नहीं की जाती जिसकी कोई इज्जत होती है, और आज की दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं होती। इतना बोलकर सखाराम भोजनालय के कर्मचारियों से बोलता है। देख क्या रहे हो, मारो इसे। सखाराम की बात सुनकर ढाबे के सारे कर्मचारी नीलेश को जोर जोर से पीटने लगते हैं। सखाराम गुस्से से नीलेश से बोलता है, तुझे 2 दिन तक होटल के जूठे बर्तन मांजने होंगे, तब कहीं जाकर बिल चुकता होगा। नीलेश 2 दिन तक लगातार उस भोजनालय की जूठी प्लेट्स साफ करता रहा। 2 दिन बाद नीलेश अपने घर जाकर अपने साथ हुए उस मसले को रोते हुए अपनी बीवी विमला को बताता है। आपको क्या जरूरत थी उस भोजनालय में जाने की, जब आपके पास इतने पैसे नहीं थे। उन लोगों ने तो पहले आपको बुरी तरह से पीटा, और उसके बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने 2 दिन तक लगातार भोजनालय में आपसे जानवरों की तरह सलूक किया। मेरी बहुत बेइज्जती की गई विमला। आज मुझे एक बात समझ में आ गई कि बेचारे गरीब और लाचार लोगों को अच्छे होटल में खाना खाने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे आप क्या कर लेंगे, आप तो खुद मार खा कर आए हैं। मैं अपना होटल खुद बनाऊंगा और अपने गांव में एक ऐसा होटल बनाकर खड़ा करूंगा जहां हर गरीब को बहुत सस्ते में अच्छा खाना मिल सके। आखिर गरीब के भी कुछ हक होते हैं विमला। गरीब का जन्म इन बेरहम लोगों से मार खाने के लिए नहीं हुआ, उन्हें भी अच्छा खाना खाने का अधिकार है। लेकिन कैसे? नीलेश ने अपनी बीवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप रात भर उसी मसले के बारे में सोचता रहा। अगले दिन नीलेश गांव के हर घर में जाकर चंदा जमा करने लगा, लेकिन सबने उसकी बेइज्जती करके अपने घरों से भगा दिया। गांव का ही एक आदमी नीलेश का मजाक उड़ाते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया क्या? अरे जाकर कोई काम धंधा करो। या अचानक तुम्हारे अंदर गरीबों के प्रति इतना प्रेम कैसे पैदा हो गया? उसके लिए देश के नेता ही काफी है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं जो कुछ कर रहा हूँ गांव के भलाई के लिए कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम मेहनतपुर है। हमारे गांव के लोग दिन भर मेहनत में जुटे रहते हैं और उन्हें ढंग का एक वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता। तुम मेरा साथ देने के बजाय तुम उल्टा मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम दिन में मुंगेरी लाल के ख्वाब देख रहे हो। मेरे भाई, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन वास्तविकता कई ज्यादा अलग है। और मुझे एक बात बताओ नीलेश, एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए, तो 1 रुपए की थाली कब तक तुम गरीब लोगों को खिलाओगे? ये पूरी तरह से नामुमकिन है। इतना कहकर वो नीलेश का मजाक उड़ाता हुआ सखाराम के भोजनालय में जाकर सखाराम से बोला, सुना सखाराम जी, नीलेश अपने गांव में एक होटल बनाना चाहता है। आप जो थाली 700 रुपए में बेचते हैं, वो थाली वो 1 रुपए में बेचने की सोचता है। लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। अब उस बेवकूफ को कौन समझाए? तभी सखाराम का नौकर कुंदन सखाराम के पास आकर उनसे बोला, सखाराम जी, हमें इसकी बातों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। ओए, क्या कहना चाहता है तू? अगर नीलेश अपने मकसद में सफल हो गया तो कभी आपने सोचा है आपके होटल का क्या होगा? कुत्ते लौटेंगे, कुत्ते। अरे काली जुबान, कभी तो अच्छा बोल लिया कर। तेरी जुबान से जब भी निकला है हमेशा उल्टा सीधा निकला है। तू परेशान मत हो। इस गांव का मुखिया मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो नीलेश को अच्छी तरह से समझा देगा। सखाराम गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया जी, हमारे दोस्ती के चर्चे दूर दूर तक फेमस है। मत भूलना, जो थाली मैं 700 रुपए में बेचता हूँ, वही थाली मैं तुम्हें 600 में खाने के लिए देता हूँ, यानी पूरे 100 रुपए का डिस्काउंट। ऐसे रहे हो जैसे मेरे ऊपर बहुत एहसान करते हो। मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट दो, और वैसे भी मैं तुम्हारे होटल में महीने में 1 बार ही तो खाना खाता हूँ, और मुश्किल से अब तक तुम्हारे होटल में 4 या 5 बार ही खाना खाया है। इस हिसाब से तुम्हारे 500 रुपए मेरे ऊपर उधार है।
लगता है मुखिया जी आप हमारी बात का बुरा मान गए। तुम तो वाकिफ हो सखाराम कि मुझे चापलूसों से सख्त नफरत है। मुद्दों की बात करो, किस काम के लिए यहाँ पर आए हो? कुछ दिन पहले नीलेश मेरे होटल में खाना खाने आया था। अब आप ही बताओ मुखिया जी, 700 रुपए के बदले मुझे वो 100 रुपए दे रहा था, इसलिए मैंने उसे 2 दिन तक मेरे होटल के जूठे बर्तन क्या मंजवाए थे वो तो पूरी तरह तैश में आ गया। हाँ, मैंने सुना है कि तुमने उसे पीटा भी था। हाँ, तैश में 1-2 थप्पड़ तो मार ही दिए थे, लेकिन इतना भी नहीं पीटा था कि वो नाराज हो जाए। कहना क्या चाहते हो सखाराम, खुलकर बात करो। वो इस गांव में होटल बनाने की सोच रहा है और जो थाली मैं 700 रुपए में देता हूँ वही थाली वो 1 रुपए में ग्राहकों को बेचेगा। अगर ऐसा हो गया ना, मेरा तो होटल बंद हो जाएगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। सखाराम की बात सुनकर मुखिया हंसने लगा। सखाराम, लगता है नीलेश का तो दिमाग ही खराब हो गया है, लेकिन मुझे लगता है साथ में तुम्हारा भी खराब हो गया है। ऐसा मुमकिन नहीं है। सोच लो मुखिया, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया ना तो उसके नाम के चर्चे दूर दूर तक फैल जाएंगे। लोग इस गांव के मुखिया से ज्यादा इज्जत उसकी करेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ सालों बाद उसकी रहमदिली देखकर गांव के लोग उसे ही मुखिया बना दे। जरूर वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। सखाराम की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। बात तो तुमने मेरे पते की है। अब मैं तो किसी को गांव में होटल बनाने से नहीं रोक सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि वो आजकल मेरी ही बट्टी पर दिहाड़ी पर काम कर रहा है, तो मैं उसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो अपना बस पेट भरने की सोचेगा, ना कि गांव के गरीब भिखारियों की पेट भरने की। सखाराम वहाँ से चला गया। मुखिया ने उसी दिन नीलेश को काम से निकाल दिया। लेकिन मेरी गलती क्या है मुखिया जी? तेरी गलती यह है कि तू गांव में होटल बनाना चाहता है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं गरीब का भला चाहता हूँ तो आपको तो खुश होना चाहिए। तू कोई गरीबों का भला नहीं चाहता नीलेश, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तू बस अपना नाम करना चाहता है और मुझे मेरे पद से हटाकर खुद गांव का मुखिया बनना चाहता है। अरे पहले अपना और अपने बीवी का पेट भर ले, बाद में गरीबों के बारे में सोचना। चल निकल यहाँ से। मगर नीलेश ने हार नहीं मानी। नीलेश शहर जाकर चंदा जमा करने लगा। इस दौरान उसकी मुलाकात सेठ जमुना प्रसाद से हुई। जमुना प्रसाद बेहद दयालु व्यक्ति थे। मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी नीलेश, कि तुम ऐसा होटल बनाकर तैयार करना चाहते हो जहाँ पर गरीब अच्छा खाना खा सके। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सेठ जमुना प्रसाद की मदद से नीलेश ने एक बेहद अच्छा भोजनालय तैयार कराया। उसके भोजनालय में गुजराती, मराठी, कन्नड़ सभी प्रकार के भोजन तैयार किए जाते थे। भोजनालय बनते ही कुछ लोग भोजनालय में भोजन करने आ गए। वो सब देश के अलग अलग शहरों में रहने वाले थे। एक गुजराती नीलेश से बोला, તમારે રેસ્ટોરન્ટ માટે બહુ મસ્ત ખુશ્બુ આવે છે। આ ખુશ્બુ સૂંઘીને હું પોતાને રોકી ન શક્યો, તો હવે મને જમવું આપો। नीलेश ने उस गुजराती को एक थाली में गुजरात का सारा भोजन परोस दिया। भोजन खाकर गुजराती खुश होकर नीलेश से बोला, કેટલા રૂપિયા? બસ 1 રૂપિયાની આખી થાળી મળશે। 1 रुपए का नाम सुनकर गुजराती खुश हो गया। भोजनालय में लोगों की भीड़ लगने लगी। दूर दूर से शहर के लोग नीलेश के भोजनालय में भोजन करने के लिए आने लगे, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। नीलेश हर किसी से एक थाली का 1 रुपया ही लेता था और ये बात सखाराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सखाराम गुस्से में आकर कुंदन से बोला, इस नीलेश ने तो मेरे होटल को बंद करवा दिया। मेरे होटल में तो कोई कुत्ता भी नहीं भटकता। कुछ करो कुंदन। चिंता मत कीजिए सखाराम जी, मेरे पास इसका भी बंदोबस्त है। कैसा बंदोबस्त? क्यों ना हम दोनों उसके होटल में आग लगवा दे। जब 2-4 लोग जलकर मर जाएंगे तो उसका होटल बंद हो जाएगा।
सखाराम और कुंदन उस वक्त नीलेश के भोजनालय में आग लगाने की योजना बना रहे थे और उसी समय सेठ जमुना प्रसाद वहां से गुजर रहे थे। जमुना प्रसाद ने सखाराम और कुंदन की सारी बातें सुन ली और उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस उस दिन से नीलेश के भोजनालय पर नजर रखने लगी। रात के वक्त सखाराम और कुंदन भोजनालय में आग लगाने के लिए पेट्रोल लेकर आ गए, मगर तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सखाराम, तुम तो गांव के बड़े इज्जतदार शख्स हो। मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं उसके होटल को जलाकर राख कर दूंगा। इसके वजह से मेरा होटल बंद हो गया। नहीं सखाराम, मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारा ग्राहकों के साथ तुम्हारे बुरे व्यवहार के वजह से तुम्हारा होटल बंद हुआ है। तुमने मेरी बेइज्जती की। मैं चाहता तो मेरी बेइज्जती का जवाब किसी और तरीके से भी दे सकता था, लेकिन नहीं, मैं अपनी बेइज्जती का घूंट अमृत समझकर पी गया। और देखो, आज इस होटल में देश का हर एक नागरिक आता है और सिर्फ 1 रुपए में पेट भर के खाना खाकर चला जाता है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे मुनाफा नहीं हो रहा? मेरे खानदान का खर्चा इसी होटल से चलता है। पुलिस ने सखाराम और कुंदन को गिरफ्तार कर लिया और सखाराम का भोजनालय बंद हो गया। और आज भी नीलेश के भोजनालय में 1 रुपए में ही थाली मिलती है।